अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का जो हमारी क्लास है वो हमारे पास रिलेटेड टू है बिजनेस लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास के अंदर आज हम। ठीक है सर। तो बिजनेस लॉ के अंदर हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्म होती है। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अवर टॉपिक नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है अभी हमारा, एसेंशियल्स मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा अभी तक चला है, लेकिन उसी का हम टॉपिक नंबर 5 कर रहे हैं। ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, उसका हम टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। सही है सर। सर तो इसमें हमारे पास आता है बिजनेस लॉ में टॉपिक नंबर 5 हमारे पास कौन सा, हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन voidable voidable contract and void एग्रीमेंट। ठीक है सर, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल एग्रीमेंट से क्या मुराद है, सवाल सबसे पहले जहन में ही आता है। देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द वर्ड वॉइड का मतलब होता है इलीगल हो जाना, जिसकी आप मैं बोलूं आप लीगली इन्फोर्सेबिलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जैसे कि वॉइड का मैंने यहाँ पे मतलब बताया, आप वहां पे लॉ को इन्फोर्सेबिलिटी नहीं करवा सकते होता है। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। देखें सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं यहाँ पे आपके पास ये बोलूंगा कि आपके पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब आप इसके अंदर क्या डील आउट कर देंगे, आप बोलेंगे कि यार इसके अंदर आप कानूनन कुछ केस फाइल नहीं कर सकते मेरे खिलाफ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको क्या बताया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको बताया कि विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब लॉ के बाय इन्फोर्सेबल कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं किया। सही है सर, एग्जाम्पल दे के थोड़ा बता देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। जी सर बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, हम यहाँ पे इसके अंदर बोलते हैं, लेट्स सपोज हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। सही है, हमने ये चीज पढ़ी थी। अगर मैं ये करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन मैंने क्या किया, फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा, पैसे नहीं ले रहा मैं आपसे। ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ये इट्स अगर आप बोले बाद में आके मुझे आके आप बोले कि सर मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगी, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल दूंगा, आप जाए शौक से कर लें, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर किया होता तो उसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हम लेते। हमने आपसे कुछ ना कोई भी कंसिडरेशन नहीं ली। जब कंसिडरेशन ही नहीं ली तो लॉ के ऊपर आप क्या बोलेंगे, सर मुझसे सर अभी ने वादा किया था, तो है ना सर अभी ने वो वादा खिलाफी कर दी। तो पुलिस वाला बोलेगा आपने कुछ पैसे दिए थे, आप बोलेंगे नहीं सर। आपका कुछ लॉस हुआ, आप बोलेंगे नहीं सर मेरा पैसों इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, पैसों की हिसाब से देखा जाए मेरा कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो कानून क्या बोलेगा, आप चले जाइए, कॉन्ट्रैक्ट ही आपके बीच में नहीं था। ठीक है, एक बात की थी, एक वादा किया था, हाँ वादा खिलाफी कर दी, उसका हिसाब किताब अल्लाह ले लेगा उस बंदे से। हम कानूनन कुछ भी सामने वाली पार्टी से नहीं कर सकते। हाँ अगर ये होता कि मैं आपसे कंसिडरेशन लेता और आपको सर्विस नहीं देता, तो नाउ यू हैव अ राइट कि आप मेरे खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकते थे। क्लियर सर। वॉइड एबल, अब यहाँ पे हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को समझा। अब वॉइड एबल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, सर वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या, वॉइड एबल का मतलब होगा चांसेस हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ कर रहा हूं वो वॉइड हो जाए। ठीक है सर,
इस हिसाब से हम क्या बोल रहे होते हैं, वॉइडेबल, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। सर कैसे वॉइडेबल हो सकता है? लेट्स सपोज मैंने अपनी तरफ से सॉरी आपने अपनी तरफ से है ना अपना वो कर लिया, एग्जीक्यूटेड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है? या ठीक है, तो आपने क्या करा, अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। आप मुझे कॉल कर रही हैं, एसएमएस कर रहे हैं, सलमान मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं अपने आप परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहा। जब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा, तो नाउ यू हैव अ राइट कि आप मेरे खिलाफ कह सकती है, ये मैं कह सकता हूँ वॉइडेबल है। अब हाँ, हो सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में करने जा रहा हूँ, अब वो क्या हो जाए, इलीगल इन्फोर्सिबिलिटी पे चले जाए। सही है सर? क्लियर है? समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं सर। सर वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सीधा सीधा वॉइड का एग्रीमेंट का मतलब ये होगा, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। क्यों? इन्फोर्सिबिलिटी का यहाँ पे वर्ड टर्म नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं, जस्ट बिकॉज हमें पता था कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या होता था, एक वादा कर रहे होते थे एक दूसरे से, और अगर वो वादा नहीं पूरा होता था तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है? इससे कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट। डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन्फोर्सिबिलिटी का होता है। ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्या होगा? इन्फोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट हम लॉ के हिसाब से इन्फोर्सिबल कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी के ऊपर कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में हम कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट या मैं बोलूं एग्रीमेंट इज नॉट परफॉर्म्ड। सेट है सर? अब इसने हमें बोला कि डिस्टिंग्विश करके दे दो, तो आए सर हम डिस्टिंग्विश के लिए एक टेबल से बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं सीरियल नंबर। सही। फिर इसमें हम दे देते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। इन दोनों कॉलम्स को मर्ज कर देता हूँ। डिजाइन मर्सिल्स। ठीक है, हम बोलेंगे बेसिस क्या होगी ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है? डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है डिफरेंस बता देना। ठीक है? बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर ऊपर आ रही पॉइंट में हम लिख देंगे वॉइड एग्रीमेंट। फिर हम लिख देंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेट है सर? सर सबसे पहला आता है हमारे पास जो डिस्टिंक्शन मैं करूंगा, मैं बोलूंगा वॉइड एब वॉइड एबनिशियो। वॉइड एबनिशियो। एबनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या होता है? एट स्टार्टिंग। वॉइड एबनिशियो का मतलब अगर मैं पूछूं, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ये जो आपका एग्रीमेंट है, वो शुरुआत से ही, जब से आपने बनाया था तब से ही वो गैर कानूनी काम था। ठीक है? तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इट इज void from the very beginning। सही है? अच्छा, इस चीज के अंदर जब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो थोड़े से मैं आपको गैर कानूनी कामों के ऊपर हिसाब किताब बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो आपका जो हिसाब किताब होता है, वो वहीं से आपका है ना सारी सेटिंग बन रही होती है। सही है? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी। सही सर? सर ये हमने क्या बोला? वॉइड एबनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम स्टार्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड का मतलब होता है गैर कानूनी, एबनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इसमें हमने क्या बोला? इट इज वॉइड फ्रॉम एन
very beginning. सही है. It is a valid when made and continues to remain till it is repeated by the aggrieved party. सही है. अब वर्ड एब निशो का यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बैठेगा सर. हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि देखो आपने एक लेट्स सपोज आपने बोला था मुझे कि सर आप एक काम करें, आप मुझे है ना ड्यूरिंग द लॉकडाउन का पीरियड हमारे पास चल रहा है, उसके अंदर आप एक काम करें, मुझे है ना ला के दे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. सही है. अब मुझे पता है इसके अंदर कि मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या इस पॉइंट में जिस टाइम पे मुझे बोल रही है सामान प्रोवाइड करने का, उस टाइम पे तो मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती सर? क्योंकि मेरे पास मैं शॉप ही ओपन नहीं कर सकता. ठीक है. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मैं आपसे एग्री मैंने आपसे वादा भी कर दिया कि हाँ मैं आपको बेफिक्र है, मैं आपको ये सामान प्रोवाइड कर दूंगा. सही है. तो जब मैंने आपसे वादा कर लिया तो मुझे पता था ये फ्रॉम स्टार्टिंग आपके पास क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा. सेट है सर. क्लियर है सर. अब वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट का हम यहाँ पे क्या देख रहे होंगे सर. वॉइड एबल में हम देखेंगे इट इज वैलिड. ठीक है. व्हेन मेड एंड continues to remain valid remain valid till is repudiated by the aggrieved party. सही है. VALID वैलिड. सही है. ये थोड़ा सा मैंने अंग्रेजी में या थोड़ा मैं बोलूँ टेक्निकल जॉर्गन्स इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस लिखा है. हम क्या बोलेंगे, इट इज वैलिड एंड कंटिन्यूज टू वैलिड. इट इज वैलिड व्हेन मेड. वैलिड वर्ड एबल का मतलब ही क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सही था, सब मसला था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे मसले मसाइल आ गए जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल हो जाएगा. पॉसिबिलिटी हो जाएगी, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, गैर कानूनी करार दे सकते हो. सही है. इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊं, इट इज वैलिड व्हेन मेड. जब आपने बनाया था तब सही था. मेड का मतलब होता है जब आपने बनाया था. सही है. आपने क्या करा, इट इज वैलिड व्हेन मेड एंड कंटिन्यूज रिमेन वैलिड. और साथ ही जैसे जैसे चलता रहा वैलिड ही रहा टिल द रिपीटेड बाय द अग्रीव पार्टी. रिपीटेड का मतलब होता है कि उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा गलती कर दी है, थोड़े से मसले मसाइल आपके लिए पैदा कर दिए. सर क्या मसले मसाइल पैदा कर सकता है? रिपीटेड का मतलब होता है, देखें आपने क्या बोल दिया, उस सामने वाली पार्टी ने जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो सारे मसले सही थे, लेकिन सामने वाली पार्टी ने फिर बाद में बोल दिया कि नहीं भाई अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कैरी आउट नहीं करना चाह रहा. सही है. सर एग्जाम्पल दे दें. मैं इसको पहले दोबारा मतलब बता देता हूँ फिर इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ. सर मैंने इसमें आपको बोला कि देखें आपने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब सही था, वैलिड था, कानूनन. सही है. और जैसे जैसे बढ़ता रहा वो आगे चलता रहा, आगे जाके सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि भाई अब मैं फर्दर इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को ओन नहीं करता. फर्दर इस कॉन्ट्रैक्ट को ओन नहीं करता का क्या मतलब होगा, लेट्स सपोज आपने फीस पे कर दी है इंस्टीट्यूट में. सही है. अब आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं आगे जाके एक हफ्ते बाद मैं बोल देता हूँ कि यार आज से कोई भी क्लास मैं नहीं लूंगा. सही है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं कि सर आपने मुझसे पैसे लिए थे, ये वो सब कह सकते हैं. सर सलमान जी में सर बोल सकते हैं कि सर मैं बोलता हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन आज से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं कर सकता. हमारा और सर सलमान का एक डीम कॉन्ट्रैक्ट है ना कि सर सलमान के इंस्टीट्यूट में मैं कॉमर्स पढ़ाऊंगा, ये हमारा एक डीम कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है. अगर मैं आज के बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट में बोल दूं कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा,
तो ये क्या हो जाएगा, अब जो मेरे और सर सलमान के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, गैर कानूनी करार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अब इसको फर्दर आगे जाके ओन नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ओन आगे जाके, जब तक मैंने काम किया तब तक तो मैं ओन करता हूँ। जैसे आज 20 तारीख है, मैं बोल देता हूँ 20 तारीख तक मैं ओन करता हूँ। कल से मैं इंस्टीट्यूट को बोल देता हूँ कि भाई आज से मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपके इंस्टीट्यूट में, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 21 या आफ्टर 20 जून मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा हूँ, ओन्ड नहीं करता, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मानता नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, वाइड एबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हाँ भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ओन नहीं करता, तो मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस भी देने के लिए कायल नहीं हूं या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूं। ठीक है, सर क्लियर है? जी सर। सर पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, विच essential element of the of contract is missing। ठीक है सर, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। सर पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि एक अहम मखसूस एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना या एग्रीमेंट, वो मिसिंग हो। सर इसके अंदर इसकी एग्जांपल क्या दे दूंगा मैं आपको, मैं बोल सकता हूँ इट इज वाइट because an essential element of a valid agreement is missing। कैसे मतलब, other than free consent। सर इसने क्या बोला, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था वाइड एबल एग्रीमेंट है या वाइड एग्रीमेंट के ऊपर के कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, सामने वाली पार्टी ने पैसे की बातचीत ही नहीं दी, हमने आपको बोला था हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज देंगे, तो आप बाद में हमें बोल ही नहीं सकते कुछ। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, मिसिंग है। कंसिडरेशन, पैसों की लेन देन ही मिसिंग है। जब पैसों की लेन देन ही मिसिंग है तो सामने वाली पार्टी से हम क्या बोल देंगे, सामने वाली पार्टी को अगर हम पे आगे कुछ बोले यार आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें प्रोवाइड कर दो, बोल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो हमारी कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर ऐसा नहीं बन पाती है। ठीक है सर। सर इसके अंदर एक और चीज लिखी है मैंने, जो कि बिल्कुल एंड में लिखी है और ब्रैकेट में लिखी है, दैट इज अदर देन कंसेंट। ठीक है सर, ये अदर देन कंसेंट से क्या मुराद है आपका? ध्यान में एक सवाल आता है सर, अदर देन कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है आपका जवाब। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एग्रीमेंट में क्या होता है, एक्सेप्टेंस, क्या ऑफर भी करो साथ साथ एक्सेप्टेंस भी हो जाए। ठीक है, और मैंने अगर लेट्स सपोज आपको बोला कि आप मुझे कंसेंट दो, ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है आपका जवाब देना और ये सब, और फ्री कंसेंट का मतलब होता है अदर, सॉरी क्या बोल रहा था मैं आपको, कंसेंट के ऊपर। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि मैं आपसे जोर जबरदस्ती करते हुए नहीं लूँ। आगे जाके हमारा चैप्टर नंबर 6 ही उसी चीज के ऊपर है, कंसेंट के ऊपर हम पूरी डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। सही है, अभी कंसेंट से मैं आपको पास, चैप्टर नंबर 5 है बेसिकली हमारा। अभी कंसेंट के पास मैं आपको क्या बोला, मैं आपसे जोर जबरदस्ती आपसे एक्सेप्टेंस ना लूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको धमकी दूं कि अगर आप नहीं आए तो मैं आपको अगवा कर लूंगा, अगर आप हमारे पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आए, कोचिंग नहीं पढ़ना है, हम आपको गन पॉइंट के ऊपर है ना मार देंगे, तो धमकी देना होगी ना ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंसर्न ना लीजिए। ठीक है, उस चीज को हटा के अदर देन फ्री कंसर्न का मतलब क्या है कि कंसर्न वाली चीज वॉइड एग्रीमेंट में नहीं आ सकती। ठीक है, अदर देन फ्री कंसर्न का मतलब ये होगा कि एलिमेंट मिसिंग हो, जो भी हो, कंसिडरेशन का मिसिंग हो,
एक्सेप्टेंस ना हो रही हो, कोई और भी चीज हो रही हो, सही है, पार्टी की कैपेसिटी है नहीं है, उसकी सकत है नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा, इन चीजों के ऊपर वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसर्न के ऊपर एग्रीमेंट वॉइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं और आपसे जोर जबरदस्ती मैंने आपसे कंसर्न ले लिया है तो वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। सही है सर, तो क्लियर है, आई होप फ्री कंसर्न का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलेंगे, सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हम आपको बोल रहे होंगे इट इज voidable contract because consent is not free। मैंने जो void एग्रीमेंट में जो एक्सेप्शन रखी थी, क्या एक्सेप्शन रखी थी कि आप जो void एग्रीमेंट रख रहे हो वो जिस हिसाब से रखना है रखो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन कंसेंट के ऊपर नहीं कह सकते। सही है, मैंने आपको क्या बोला था, कंसेंट जो होगी, जो आपकी रजामंदी होगी या जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे होगे, उस चीज को हटाकर आप अगर कोई और मसले मसाइल हो गए या कोई और मसला आ गया तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रहा हूँ सर, मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे आपसे जबरदस्ती आपसे ना वो ले ली जाए, कंसर्न ले ली जाए, आपकी एक्सेप्टेंस जो आपको बोला जाए कि आप काम कर लो और जबरदस्ती काम करवाया जाए आपसे, तो हम क्या बोलेंगे, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने आपने पैसे दिए इंस्टीट्यूट में, सही है, इंस्टीट्यूट में आपने पैसे दिया और हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा ना हम आपको कहीं और एडमिशन नहीं लेने देंगे, धमकी दे दी आपको, थ्रेट ही दे दिया ना हमने आपको, आप यहाँ नहीं पढ़ोगे तो हम आपसे वादा करते हैं आप कहीं और एडमिशन ले नहीं सकोगे, हम इस तरीके से हमारी इतनी जान पहचान है, इतनी पहुंच है हमारी। तो आपने क्या करा, आपने बोला सही है सही, मैं पढ़ लेते मसला नहीं, आपकी अब हमने आपसे जब कंसर्न ले ली, सही है, लेकिन कंसर्न क्या थी, फ्री नहीं थी, आपसे जबरदस्ती हमने मनवाया है ये चीज करने के लिए, सही है। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखो या इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करवा दो कानूनन तरीके से, सही है। वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि सामने वाली पार्टी के ऊपर है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को गैर कानूनी कर दे या चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाती रहे। हमने आपसे कंसर्न तो जबरदस्ती ले ली थी, लेकिन बाद में आपको पता चला नहीं यार सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर सही पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट अच्छा सपोर्टिव है, मैं चला लेती हूँ, भले इन्होंने मुझसे जबरदस्ती कंसर्न ली थी, जबरदस्ती मुझे इन्होंने एडमिशन दिलवाया था, मैं नहीं लेना चाहती थी एडमिशन, फिर भी मुझे जबरदस्ती दिया एडमिशन, लेकिन मैं इस एडमिशन को क्या करना चाह रही हूँ, कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, सही है। तो इस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्री कंसर्न नहीं थी, ये आपकी मर्जी है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं चाहते। सर सर पॉइंट नंबर 3, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इन्फोर्सिबिलिटी, अभी तक हमने काफी दफा इन्फोर्सिबिलिटी को डिस्कस किया। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, कानूनन कार्रवाई मेरे खिलाफ कर सकते हो। तो यहाँ पे बोलते हैं, अब एग्रीमेंट है, हमें पता है एग्रीमेंट में तो इन्फोर्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो क्या बोलते हैं, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी पार्टी। हमने ये पढ़ा था ना कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट आप इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते, अगर आपने उससे वादा किया है उसमें पैसा वैसा शामिल नहीं है तो ये एग्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट होगा, लेकिन इसमें आप मेरे खिलाफ कह सकते हो कार्रवाई नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको वॉइड एग्रीशियो की एग्जाम्पल में भी दिया था स्टार्टिंग में कि आपने फीस नहीं दी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सर्विसेज दे रहे थे, तो आप कानून के पुलिस के पास जाके नहीं बोल सकते कि सर हबीब ने मुझसे वादा किया था वो सर्विसेज नहीं दे रहे, तो कानून वाले तो यही बोलेंगे सर आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, दे रहे थे, आपका फायदा था, नहीं दे रहे, उनकी मर्जी, कोई पैसे आपने दिए नहीं है तो हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो सकती, सही है। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे इट continues to be enforceable, it continues to be enforceable
if the aggrieved party does not repudiate the contract। रिपीटेड का हमने ऊपर ही मतलब पढ़ा था। रिपीटेड का मतलब होता है फर्दर आप क्या बोलते हो, रिफ्यूज कर दो टू एक्सेप्ट। ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड बोलते हैं। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू इन्फोर्सेबल इफ अग्री पार्टी डज नॉट रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट। सही है। आप क्या कह सकते हो सर, इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या, कानूनन कार्रवाई कर सकते हो, तब तक कर सकते हो। कंटिन्यूस टू इन्फोर्सिबल, कंटिन्यूस टू इन्फोर्सिबल का मतलब क्या, कि आप मेरे खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकते हो। कब तक कर सकते हो सर, तो सर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, if the aggrieved party does not repute the contract, if the aggrieved party does not repute the contract का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिप्यूटेड का मतलब होता है सामने वाली पार्टी मना कर दे कि भाई फर्दर मैं काम नहीं करूंगा। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी सर, सलमान इंस्टीट्यूट में मैंने मना कर दिया कि यार अब से मैं फर्दर नहीं पढ़ाऊंगा। तो जब मैंने फर्दर पढ़ाने से ही मना कर दिया तो मेरे खिलाफ आप कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं बोल दूंगा भाई अब तक की मैंने फीस ली थी, मैंने तब तक की सर्विसेज दे दी, आगे वाले मंथ में मैंने फीस ही नहीं ली तो मैं आगे कंटिन्यू भी नहीं करना चाह रहा, मेरी मर्जी। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मेरे खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकते हो जब तक मैं मना नहीं कर दूं फर्दर परफॉर्मेंस से। अगर मैंने मना कर दिया आपको कि यार मैं आगे से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे आपका महीना 7 तारीख से चल रहा है ना, ले सपोज 7 जुलाई के बाद मैंने बोल दिया मिस ना अब आपको मैं कोचिंग नहीं दूंगा, आप इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूट ने बोल दिया मिस ना अब आपको हम कोचिंग नहीं देंगे, फर्दर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो आप मेरे खिलाफ, हम इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पीरियड जब तक के लिए था हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, परफॉर्म कर दिया। फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आप हमारे ऊपर इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते। ठीक है। डजंट रिपीटेड, डजंट रिपीटेड का मतलब क्या है कि मैं मना नहीं कर दूं, मैं बोलूं कि हाँ भाई मैं करता ही रहूंगा, अगर मैंने मना कर दिया तो आप मेरे खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकते। सही है। पॉइंट नंबर 4, राइट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी does not acquire any right। सही है। सर इसमें हमारे पास क्या हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या बोला, राइट ऑफ थर्ड पार्टी। राइट ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसके साथ किया है, मेरे साथ किया सर सलमान के साथ, सर सलमान इंस्टीट्यूट के साथ किया है। तो मेरा एक सच देखा जाए, मैंने आपसे कोई राइट नहीं परचेज किया, आपने सर सलमान इंस्टीट्यूट से राइट परचेज किया। वो दे आर रिलायबल टू प्रोवाइड यू सर्विसेज, ये प्रोवाइड यू द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सही है। तो मैंने कोई एज एन राइट कौन परफॉर्म नहीं किया। अगर मैं कल कलाना आके बोलता हूँ कि यार आप मिस ना आप मुझे पैसे देंगी, तो आप बोलेंगे सॉरी सर मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, मैंने सर सलमान से कॉन्टेक्ट किया, अब आपसे सलमान से बात करें, मेरा और सलमान के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। तो बीइंग अ पर्सन या बीइंग अ टीचर मैं आपसे कुछ पैसे नहीं मांग सकता, ना मैं आपसे कुछ बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट सलमान वालों से किया हुआ है, मैंने से सलमान से किया हुआ है, ये 3 पार्टी रिलेशनशिप चल रहा है। सही है। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर मैं आपसे कुछ ना कुछ कोई भी बेनिफिट्स अक्वायर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है सलमान वालों के साथ है, सर सलमान का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है। तो मैं जो राइट मांग सकता हूँ वो सर सलमान वाले से मांग सकता हूँ, आपसे नहीं मांग सकता। क्लियर है। सर इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा सर, a third party who goods purchase goods in good faith
and for consideration before contract is reputed, acquire goods title to those goods। सर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि काफी मुश्किल लगेगा आपको ये, वैसा है आसान लेकिन स्टार्टिंग में लगेगा। सर देखें सबसे पहले बात क्या होती है, थर्ड पार्टी ने गुड परचेज किए। अब सर थर्ड पार्टी गुड परचेज कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा? सर लेट्स सपोज आप सप्लायर है, सर सलमान की एक दुकान है, मैं एक कस्टमर हूँ, सही है, आपने गुड्स प्रोवाइड किया सर सलमान को, सही है, सर सलमान से गुड्स परचेज किए मैंने, सेट है। अब जब सर सलमान से गुड परचेज किया, लेट्स सपोज मुझे नहीं पता था ये गुड्स डिफेक्टिव है, आपने सर सलमान को गुड्स बेचा, आपने सर सलमान को बता दिया कि यार सर सलमान ये जो गुड्स हैं ये डिफेक्टिव है, या ये इसकी एक्सपायरी क्या है, या जो इसका अंदर गुड्स है वो खराब है, थोड़ा बहुत डिफेक्टिव है। सर सलमान ने मुझे नहीं बताया कि ये गुड्स डिफेक्टिव है, सही है, तो मैंने क्या करा, जो गुड्स परचेज किए वो गुड फेथ में किए। गुड फेथ का मतलब क्या, एक अच्छी नीयत से परचेज किए, मुझे तो नहीं पता था ये गुड्स खराब है, मैंने क्या किया, एक अच्छी नीयत से क्या कर लिया, गुड्स परचेज कर लिए। और किस बेसिस के ऊपर परचेज किया, कंसिडरेशन, पैसे दे के खरीदे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं खरीदे, सही है। बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिपीटेड टू अक्वायर द गुड्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, सही है। बिफोर का मतलब क्या, अनलेस सामने वाली पार्टी क्या, सर सलमान क्या बोलते हैं, सर सलमान क्या बोलते हैं, क्या सर सलमान ये बोल रहे हैं कि सर ये गुड्स खराब थे, सर सलमान ने मुझे बता दिया, सही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मना कर सकता हूँ, मेरी मर्जी होगी। अगर सर सलमान ने मुझे नहीं बताया कि सर ये गुड्स डिफेक्टिव है, इस गुड्स के अंदर मसला है, और मैंने सर सलमान को पैसे दे के गुड्स खरीद लिए, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं गुड फेथ में अच्छी नीयत से क्या करें, आइटम खरीदा, तो ये मेरे पास इख्तियार आ जाएगा कि या तो मैं ये गुड्स इस्तेमाल कर लूं, मैं बोलूं हाँ हो सकता है, मैं एक ये थिंक करूं यार हो सकता है सर सलमान को भी नहीं पता ये गुड्स खराब था, सामने वाली पार्टी जैसे मिस हिना ने शायद उनको धोखा दिया, लेट्स सपोज एग्जांपल है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बोला सर सलमान ने भी जो गुड्स खरीदे थे गुड फेथ है, सर सलमान को भी नहीं पता था कि ये जो गुड्स सर सलमान ने मुझे बेचे हैं वो क्या थे, खराब थे। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, दोबारा समझा देता हूँ। सर जैसे कि मैं बोलूं, आप सप्लायर थे, आप गुड्स बेच रहे थे, सर सलमान ने आपसे गुड्स खरीदे, ठीक है, लेकिन जब आपने सर सलमान को गुड्स बेचे थे, आपने बता दिया था सर सलमान को सर ये इस गुड्स डिफेक्टिव है, खराब है, सही है, सर सलमान से गुड्स मैंने खरीद लिए, सर हबीब ने खरीद लिया, सर सलमान ने मुझे नहीं बताया कि सर ये गुड्स डिफेक्टिव है, तो मैंने जब गुड्स खरीदे तो मैंने क्या किया था, एक अच्छी नीयत से मैंने बोला हाँ यार सर सलमान के पास स्टॉक अच्छा होता है, सर सलमान के पास आइटम्स बहुत अच्छे होता है, सेल सप्लायर मतलब सर सलमान की दुकान बहुत अच्छी है, ठीक है, सलमान गुड्स बेचते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं है, सर सलमान के गुड्स कारोबार है कोई, तो मैंने क्या किया, एक अच्छी नीयत से पैसे देकर गुड्स खरीद लिए। अब बाद में मुझे पता चलता है कि ये जो गुड्स मैंने खरीदे हैं वो खराब है, डिफेक्टिव है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार हो सकता है सलमान को भी ना पता हो ये गुड्स खराब है, मैंने तो अच्छी नीयत से खरीदा था, सही है, तो एक काम करता हूँ यार ये गुड्स है मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे तैसे भी थोड़े बहुत चल जाएंगे, इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही है। या मैं ये कर लूँ कि मैं सलमान के पास जाके बोलूँ सर सलमान आपने तो मुझे धोखा दे दिया, आपने तो बताया नहीं था गुड्स डिफेक्ट है, ये ले कॉन्टैक्ट, मुझे पैसे मेरे वापस देता। अगर मैं ये जो दोनों चीज दोनों ऑप्शन है ना, या तो मैं गुड्स वापस कर दूं या तो गुड्स में इस्तेमाल कर लूं। गुड्स वापस कर दूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, गुड्स रिटर्न कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दूंगा, गैर कानूनी करार कर दूंगा। गुड इस्तेमाल कर लूंगा तो क्या बोल दूंगा, हाँ चलने देता हूँ। दो ऑप्शन है ना, ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वॉइड एबल है। वॉइड एबल का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ चुका है बीसी क्लास के अंदर। वॉइड एबल का मतलब होता है मेरी मर्जी के मैं कॉन्ट्रैक्ट चलाऊं, मेरी मर्जी में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं, सही है। ये तब तक मैं कर सकता हूं, ये जो दोनों ऑप्शन है तब तक है मेरे पास, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिपीटेड बाय द टाइटल ऑफ गुड्स। बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिपीटेड ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या, तब तक जब तक सर सलमान मुझे खुद से ना बता दे। लेट्स सपोज सलमान ने मुझे बोला कि सर
सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था, ये गुड्स खराब है। सॉरी सर, अगर आप चाहते हैं गुड्स वापस करना आप मुझे कर दीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ सर कोई मसला नहीं, मैं इस्तेमाल कर लूंगा। अब अगर सर सलमान ने मुझे बता दिया और फिर भी मैं अग्री हूँ इस गुड्स को इस्तेमाल करने के लिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस सर सलमान को गुड्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं गुड्स वापस करने जाऊंगा सर सलमान सीधा मुझे बोल देंगे, सर मैंने आपको बता दिया था कि गुड्स खराब है, आपने बोला था कि सर कोई मसला नहीं है मैं इस्तेमाल कर लूंगा। अब मैं ये गुड्स वापस नहीं ले सकता आपसे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको एक एक्सेप्टेंस करवा दी थी, अब आप पीछे नहीं हट सकते। क्लियर है सर? पॉइंट नंबर 5, दैट इज अवर लास्ट पॉइंट, डैमेजेस। अगर गुड्स खराब है, ठीक है, अगर गुड्स खराब है, द क्वेश्चन ऑफ damages of goods is not arise। सर इसका मतलब क्या होगा, आप मेरे खिलाफ ये नहीं बोल सकते कि सर आप, मैंने तो बोल दूंगा भाई मैंने आपको गुड्स दिखा के बेचे, ठीक है, देखें अगर गुड्स डैमेजेस होते हैं और आप मुझसे खरीदने आए हो तो मैं आपको सामान दिखा दूंगा, मैं बोलूंगा ये सामान है, आपने देख लिया थोड़ा, जैसे ले सपोज मैं फर्नीचर खरीदने गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने गया, तो मैं तो चेक करके लेता हूँ, अगर वो डैमेज था तो मैं सामने बोल सकता हूँ ये डैमेज है, और अगर फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप बाद में आके क्लेम नहीं कर सकते। सही है सर? क्यों? क्योंकि आपने गुड्स देख के खरीदे मुझसे। सही है। लेकिन 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 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग चीज होता है। अग्रीव पार्टी का मतलब क्या होता है, सामने वाली पार्टी। तो अग्रीव पार्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, अग्रीव पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस। ऑल दो मुझे सामने वाली पार्टी ने, मैंने सामने वाली पार्टी से जो गुड्स खरीदे थे वो मैंने देख लिया था डैमेज है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई देखो अब यहाँ पे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में आप मुझसे कुछ क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको गुड्स दिखा दिखा के दिए, ठीक है, उसमें कंसिडरेशन शामिल है नहीं है, कोई मसला नहीं है। वैसे एग्रीमेंट में शामिल तो होती है कंसिडरेशन, लेकिन एग्रीमेंट आप इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते, आप मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ गुड्स बेचे और वो कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने आपसे, तो सामने वाली पार्टी मेरे खिलाफ क्या कर सकती है, कानूनन कार्रवाई कर सकती है। सर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैंने आपको टाइल्स बेचा, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मैं आपको 1 लाख रुपए के टाइल्स बेचूंगा, आपका ऑफिस कहाँ था, आपका ऑफिस लाहौर में था, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कराची में बैठा हूँ, तो मैंने क्या किया, कंटेनर में या एक ट्रक में आइटम्स लोड किया और आपको टाइल्स बेच दिए। सही है। रास्ते में क्या हुआ, टाइल्स टूट गए, कुछ 5, 10, 100 कार्टन थे, ले सपोज 10 कार्टन के टाइल्स टूट गए, मैं लिख भी देता हूँ, मैंने आपको 100 टाइल्स के कार्टन बेच दिए, किसके अंदर, ट्रक के अंदर। उसमें से क्या हुआ, 10 कार्टन्स क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे खिलाफ आप बोल सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि सर आपने मुझे जो गुड्स बेचे थे उसके अंदर 10 कार्टन डैमेज निकले हैं, तो आप काइंडली एक काम करिए, 10 कार्टन के मुझे पैसे वापस कर दीजिए अगर मैंने आपको एडवांस से पैसे दिए, या आप मुझसे 10 कार्टन के पैसे कम लीजिएगा। ठीक है, लेट्स सपोज 500 रुपए का 1 कार्टन था। सही है। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको कितने दे दूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा, सर 10 कार्टन खराब निकले हैं तो ये 10 कार्टन के मैं आपको कितने दूंगा, 250 रुपए दूंगा पर कार्टन। क्यों सर 250 रुपए दूंगा, क्योंकि डैमेज निकला, खराब निकला आइटम। जब एक गुड्स मेरे खराब निकले हैं तो मैं आपको पैसे पूरे क्यों दूं, किस खुशी में आपको पैसे पूरे दिए जाए, पैसे तो आपको आधे दिए जाएंगे। ठीक है सर, क्लियर है। तो सर ये डिस्टिंक्शन हमने कर ली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सही है सर। इंशाल्लाह हम इसी चीज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट को टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं।